रेस्पिरेशन। जब हम ईंधन जलाते हैं तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और रोशनी हरारत की शक्ल में तवानाई पैदा करता है। जलने के इस अमल में ऑक्सीजन ईंधन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरह जानदार भी अपने सेल में खुराक के कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसे एटीपी में बदल दिया जाता है। इस अमल के दौरान कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि ऑक्सीजन रिडक्शन होती है और पानी बन जाता है। एबोरिक एंड एनबोरिक रेस्पिरेशन। एबोरिक एंड एनबोरिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज को किस तरह इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का इंसार ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली सेलुलर रेस्पिरेशन एबोरिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो इसे एनएबोरिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एबोरिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है और एनर्जी का अखराज ज़्यादा होता है। एबोरिक रेस्पिरेशन के पहले मरहले में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन वाले पाइवोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। दूसरे मरहले में पाइवोरिक एसिड के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है, यानी इसमें मौजूद तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाते हैं। पाइवोरिक एसिड में मौजूद तमाम एनर्जी खारिज हो जाती है। मजमूई रिएक्शन ऐसे है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से आगे रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है। एनाबोरिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और कम एनर्जी खारिज होती है। एनाबोरिक रेस्पिरेशन का पहला मरला एबोरिक रेस्पिरेशन जैसा ही है, यानी इसके आगाज में भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पाइवोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से दूसरे मरले में पाइवोरिक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। पाइवोरिक एसिड को एथाइल अल्कोहल और या लैक्टिक एसिड में तब्दील किया जाता है। इस तरह इन प्रोडक्ट्स में बहुत से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बगैर टूटे रह जाते हैं। एनाबोरिक रेस्पिरेशन की मज़ीद अक़साम दर्जा झैल हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये अमल बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होता है। एनाबोरिक रेस्पिरेशन की इस किस्म में पाइवोरिक एसिड को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में मज़ीद तोड़ा जाता है। पाइवोरिक एसिड इसे बनता है एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये अमल इंसान और दूसरे जानवरों के स्केलेटल मसल में तेज़ और ज़्यादा जिस्मानी काम करने के दौरान होता है। ये अमल दूध में मौजूद बैक्टीरिया में भी होता है। एनाबोरिक रेस्पिरेशन में पाइवोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। पाइवोरिक एसिड इससे लैक्टिक एसिड बनता है। एनाबोरिक रेस्पिरेशन की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाबोरिक रेस्पिरेशन। ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के वक्त इब्तदाई ज़मीनी और आबी मसाकन में आज़ाद ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस तरह के एनाबोरिक हालात में शीरों के जानदार अपने कामों के लिए एनर्जी एनाबोरिक रेस्पिरेशन से हासिल करते हैं, ताकि आज भी जब आज़ाद ऑक्सीजन दस्तयाब है, चंद जानदार जिनमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई शामिल हैं एनाबोरिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और एनाबोरिस कहलाते हैं। इंसान और दूसरे जानवर एनाबोरिक रेस्पिरेशन से इसे अपने स्केलेटल मसल को एनर्जी फराहम करते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब स्केलेटल मसल को ज़्यादा काम करना पड़े, मसलन वर्जिश के दौरान, लेकिन ज़रूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की दस्तयाबी
ना बढ़ाई जा सके। साइंसदानों ने बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटेशन की सलाहियत को इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से पनीर और दही बनाया जाता है। यीस्ट में फर्मेंटेशन को शराब और बेकरी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक फंगस से एस्परेशन जिलस एस्परेस जेल्स की फर्मेंटेशन से सोया पौधे की चटनी यानी सोया सॉस बनाई जाती है।